सादर नमस्कार मित्रों आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग और हम बात कर रहे हैं विज्ञान के कक्षा 6 की इकाई 5 तंतु से वस्त्र तक। मित्रों हम भाग 1 और 2 में तंतु से वस्त्र तक के बारे में पादप रेशे जिसमें कपास व जूट शामिल है, रेशेदार पौधे के उत्पादन के लिए भूमि के प्रकार के बारे में हमने बात किया था। हमने रेशेदार पौधे के उत्पादन के लिए भूमि का प्रकार किस प्रकार होना चाहिए इसके बारे में हमने बात किया था। कपास की गुणवत्ता के बारे में भी हमने बात किया था तथा यह भी बताया था कि यह महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब राज्य में कपास की खेती प्रमुखता से होती है। कपास की खेती के लिए मुख्य रूप से उष्ण जलवायु तापमान होना चाहिए, जिसमें तापमान मुख्य रूप से 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए और इसके लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी नमी को अंदर बनाए रखने में प्रमुख भूमिका निभाती है। हमने कपास की खेती किस प्रकार तैयार की जाती है इसके बारे में हमने बात किया था। हमने यह भी बताया था कि कपास से किस प्रकार के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। कई सारे ऐसे सूती वस्त्र हैं जो कपास द्वारा तैयार किए जाते हैं। मुख्य रूप से यदि हम तंतु से वस्त्र तक की बात करें तो तंतु और रेशा से धागा बनता है, धागा से कपड़ा और कपड़ा से वस्त्र तैयार किया जाता है। इस प्रकार कपास की खेती होती है और यह वस्त्र का प्रमुख कच्चा साधन है। अब हम बात करते हैं जूट और पटसन के बारे में। जूट, जिसे हम पटसन कहते हैं, जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल, असम और बिहार में की जाती है। पटसन की खेती के लिए कछार की मिट्टी, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, या जो नदी के किनारे जो बहुत ही महीन परत वाली मिट्टी होती है उसे हम कछार मिट्टी कहते हैं या जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, यह पटसन की खेती के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है। पटसन के बीज वर्षा ऋतु में बोए जाते हैं। पटसन के पौधे 8 से 10 फीट लंबे होते हैं। इनसे कई प्रकार के सामान तैयार किए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से बोरा, जो जूट के बोरे मुख्य रूप से काम में लाए जाते हैं। और उसके बाद सामान्यतः पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में ही काटते हैं, अर्थात जब इसके फसल में फूल आने लगते हैं तभी इसको काटा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में ही पटसन के तनों से लचीले तथा मजबूत जूट के रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। अधिक समय हो जाने पर पटसन के तने बहुत ही दृढ़ हो जाते हैं, तो इससे जूट के रेशे निकालना कठिन हो जाता है। हमने पादप जो पटसन है उसके तने से जूट के रेशों को हम अलग करते देखा है, कुछ लोगों ने उसे नहीं देखा, जो कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं। फसल की कटाई के पश्चात पटसन पौधों की शाखाओं एवं पत्तियों की सफाई करके तनों को बंडलों में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबोकर रखते हैं। 4 से 5 दिनों के बाद पौधे के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है, जिसे हम पटसन की रेटिंग कहते हैं। गले हुए पटसन के तनों को हाथ से झटका देकर पीटा जाता है। उसके पश्चात जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है और इस प्रकार प्राप्त जूट तंतु 6 से 8 फीट लंबे, हल्के पीले रंग के, चिकने तथा कपास के रेशों की तुलना में कुछ अधिक मजबूत होते हैं।
जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा, टाट पट्टी, दरी आदि बनाने में किया जाता है। आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्री भी तैयार की जाती है। इस प्रकार यदि हम जूट और पटसन की बात करें तो ये हमारे लिए सबसे उपयुक्त होते हैं और ये इको फ्रेंडली होते हैं, अर्थात यदि ये खराब हो जाते हैं तो पर्यावरण द्वारा इसे गला दिया जाता है। तो इस प्रकार यह एक बायोडिग्रेडेबल वस्तु है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आसानी से ये नष्ट होने वाली चीज़ है। तो इससे प्रदूषण भी नहीं होता और आसानी से इसे कई प्रकार के रस्सी, डलिया, बोरा, टाट पट्टी आदि बनाया जाता है। अब हम सूती धागे की कताई के बारे में बात करेंगे। इसके लिए वस्त्र बनाने से पहले कपास या जूट के तंतुओं को धागों में परिवर्तित किया जाता है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम स्वयं धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि हम कुछ रुई पकड़ते हैं, रुई जैसे कपास हम ले सकते हैं, उससे दूसरे हाथ के अंगूठे तथा तर्जनी के बीच हम जब रुई को चुटकी से पकड़ते हैं तो धीरे धीरे रुई बाहर यदि हम खींचेंगे उसके बाद रेशों को लगातार ऐंठते जाएंगे। ऐंठने के बाद इसे दो भागों में हम बांट देते हैं। पहले भाग को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि उसके दूसरे भाग को ऐंठते हुए धागे के रूप में हम बदलते हैं। यह प्रक्रिया करने के बाद दोनों भागों को बारी बारी से खींचकर तोड़ने का प्रयास करते हैं। हम देखेंगे कि रेशे के अधिक ऐंठे हुए भाग को तोड़ने में दूसरे की अपेक्षा अधिक बल लगाना पड़ रहा है। इसका अर्थ हुआ कि ऐंठने से रेशे तंतु की मजबूती बढ़ जाती है। रेशों से धागा बनाने में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसे करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। इस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग आने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। बृहद पैमाने पर धागों की कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात धागों को रील पर लपेटा जाता है। तो इस प्रकार हम यह प्रक्रिया पूरी करते हैं। अब हम धागे से वस्त्र बनाने के लिए बुनाई के बारे में बात करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक क्रियाकलाप करते हैं जिसमें मोटा सूती कपड़ा, दरी, जूट का बोरा तथा चटाई को ध्यान से देखने पर पता चलता है इसमें एक प्रकार की समानता पाई जाती है। हैंड लेंस की सहायता से इसमें बुने व आड़े खड़े भागों पर हम ध्यान देते हैं तो पाते हैं कि पुराने कपड़ों की से यदि हम उसका बनाएं या पेपर से बनाएं तो हम आसानी से उस प्रकार का प्रक्रिया कर सकते हैं। पुराने कपड़ों से पतली पतली कई पट्टियां लंबाई में हम काट लेते हैं। कुछ पट्टियों को समांतर ढंग से सजा कर रख देते हैं। दूसरी पट्टी को समांतर पट्टियों में से एक पट्टी के ऊपर तथा उसके बगल वाली पट्टी के नीचे से गुजारते हुए हम पिरोते जाते हैं। यह प्रक्रिया जब दोनों रंग के पट्टियों को अलग काटने के बाद हम पूरी करते हैं। इन पट्टियों को जब समांतर क्रम में एक के ऊपर बगल के पट्टी के नीचे से गुजारते हुए जब पिरोते हैं तो यह प्रक्रिया बार बार दोहराने पर एक छोटी सी चटाई तैयार हो जाती है। इस प्रकार हम रंगीन कागज की पट्टियों से भी काटकर रंगीन चटाई बना सकते हैं। धागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की इस प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। गांवों में सूती वस्त्रों की बुनाई हथकरघा, जिसे हम हैंडलूम कहते हैं, की सहायता से किया जाता है। जबकि हैंडलूम के अलावा यदि हम बृहद पैमाने पर यदि हम बुनाई करें तो
विद्युत प्रचलित करके, जिसे हम पावर हैंडलूम कहते हैं, उसके द्वारा हम बुनाई करते हैं। तो सूती वस्त्रों की बुनाई की दो विधियां हैं, एक हथकरघा जिसे हम हैंडलूम कहते हैं, दूसरा विद्युत प्रचलित करघा जिसे हम पावर हैंडलूम कहते हैं। तो मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।